जब भी हम किसी विशाल सस्पेंशन पुल से गुजरते हैं या किसी तेज रफ्तार कार में बैठे होते हैं तो एक अजीब सा भरोसा होता है ना कि हम सुरक्षित हैं। हाँ बिल्कुल। वो पुल हवा में झूल रहा है, नीचे गहरी नदी है और उस पर से एक साथ सैकड़ों भारी ट्रक गुजर रहे हैं। फिर भी हमें यकीन होता है कि केबल टूटेंगे नहीं। ये कोई चमत्कार तो है नहीं। नहीं, और नहीं ये कोई अंदाजा है। सही कहा। ये सुरक्षा इसलिए है क्योंकि उस पुल की एक एक ईंट या कहें एक एक केबल को असल दुनिया में बनने से पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। हाँ, एक वर्चुअल दुनिया में उन्हें लाखों बार तोड़ा और मरोड़ा जा चुका है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार यही है। हमारे पास मास्टरिंग मल्टीफिजिक्स, अ गाइड टू इंजीनियरिंग विद एडिना नाम के स्रोत के कुछ बेहद दिलचस्प अंश है। बहुत ही शानदार विषय है ये। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि इंजीनियर किसी भी उत्पाद पर पड़ने वाले हर संभावित दबाव की सटीक भविष्यवाणी पहले ही कैसे कर लेते हैं। मैं बता दूं कि ये वर्चुअल दुनिया असल दुनिया से भी ज्यादा कठोर होती है। आज की चर्चा मुख्य रूप से फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस यानी FEA और अडीना नाम के एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द रहेगी। अच्छा, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिमुलेशन काम कैसे करता है। बिल्कुल, और क्यों ये हमारी आधुनिक दुनिया के निर्माण से लेकर इंसान के शरीर के अंदर तक चिकित्सा विज्ञान के लिए इतना जरूरी हो चुका है। वास्तविक दुनिया की ताकतें जैसे कंपन, अत्यधिक गर्मी या तरल पदार्थों का बहाव किसी संरचना पर एक साथ कैसे असर डालती हैं, कंप्यूटर का गणित इसे कैसे सुलझाता है, ये सब तो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। बिना असली चीज बनाए उसे कंप्यूटर के अंदर वर्चुअली टेस्ट कर लेना एक सुपर पावर जैसा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सुपर पावर। मान लीजिए एक नया हवाई जहाज डिजाइन करना है, करोड़ों रुपए खर्च करके असली ढांचा बनाना और उसे तूफान में उड़ाकर ये देखना कि वो कहां से टूटता है, ये तो कोई समझदारी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उस पूरे जहाज का एक डिजिटल जुड़वा या कहे डिजिटल ट्विन तैयार किया जाता है और उस पर आभासी तूफान लाए जाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था इस सुपर पावर की नींव जिस तकनीक पर टिकी है FEA, वो असल में क्या है? ये काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। FEA को समझने के लिए हमें भौतिकी और गणित की एक बुनियादी समस्या को देखना होगा। असली दुनिया में कोई भी वस्तु कंटिन्यूअस या निरंतर होती है। कंटिन्यूअस मतलब जैसे एक कार के बोनेट में अनंत बिंदु होते हैं और कंप्यूटर अनंत की गणना तो कर नहीं सकता, उसकी एक सीमा होती है। सही बात है। इसलिए इंजीनियर उस पूरी बड़ी संरचना को हजारों या कभी-कभी करोड़ों छोटे छोटे प्रबंधनीय 3D ज्यामिति आकारों में बांट देते हैं, जैसे छोटे त्रिकोण या क्यूब्स। हाँ बिल्कुल, और इन छोटे हिस्सों को ही फाइनाइट एलिमेंट्स कहा जाता है। हम अनंत को एक सीमित संख्या में बदल देते हैं ताकि कंप्यूटर उस पर अपनी गणना कर सके। अगर इसे दिमाग में एक चित्र की तरह उकेरना हो तो क्या ये एक बहुत बड़ी और जटिल जिग्सॉ पजल को सुलझाने जैसा है? अरे वाह, ये पजल वाली एनालॉजी बहुत काम की है। एक पूरी तस्वीर को एक साथ समझना या उस पर गणित लगाना नामुमकिन है। लेकिन अगर उस तस्वीर को लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, हाँ, और फिर ये देखा जाए कि हर एक अकेला टुकड़ा अपने चारों तरफ के टुकड़ों के साथ कितनी मजबूती से जुड़ा है, तो क्या ये FEA की सही एनालॉजी है? बिल्कुल सही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पजल का हर टुकड़ा स्थिर नहीं है। जब उस संरचना पर बाहर से कोई बल लगता है, मान लीजिए हवा का दबाव, तो कंप्यूटर सबसे पहले उस बल का प्रभाव पजल के बाहरी टुकड़ों पर मापता है। अच्छा, फिर वो अंदर की तरफ जाता है। हाँ, फिर वो देखता है कि बाहरी टुकड़ा अपने बगल वाले टुकड़े को कितनी जोर से धकेल रहा है। यह प्रक्रिया एक लहर की तरह पूरे नेटवर्क में फैलती है। बाप रे, इसमें तो बहुत गणनाएं होती होंगी। हाँ, कंप्यूटर लाखों बीजगणितीय समीकरणों को एक ही मिलीसेकंड में हल कर रहा होता है ताकि ये बता सके कि पूरी पजल का आकार कैसे बदलेगा। तो ये तो हुई बुनियादी तकनीक। स्रोत में अडीना को एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और सिविल इंजीनियरिंग का एक मास्टर टूल बताया गया है। जी, अडीना का पूरा नाम है ऑटोमेटिक डायनेमिक इंक्रीमेंटल नॉन लीनियर एनालिसिस, और ये केवल इस पजल के हिलने ढुलने तक सीमित नहीं है। तो अगर FEA बुनियादी चीजें करता है तो अडीना इसमें ऐसा क्या नया जोड़ता है जो इसे इतना खास बना देता है? यहाँ मल्टी फिजिक्स की अवधारणा सामने आती है। अक्सर जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना,
वे केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे सिर्फ एक तरह का दबाव देखना। हाँ, या तो वे केवल यांत्रिक दबाव देखेंगे, या केवल गर्मी का प्रभाव, या फिर सिर्फ तरल पदार्थ का बहाव, जिसे फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। लेकिन असल दुनिया में तो चीजें इतनी आसान नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असल दुनिया की भौतिकी इतनी सुविधाजनक नहीं होती कि एक बार में एक ही नियम लागू हो। एक जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड का ही उदाहरण ले लेते हैं। जो हवाई जहाज में लगा होता है। हाँ, वो हजारों आरपीएम पर घूम रहा है, जो एक बहुत भारी मैकेनिकल तनाव है। उसी समय जेट ईंधन के जलने से वो अत्यधिक गर्म हो रहा है, जो थर्मल प्रभाव है। और हवा भी तो उससे टकरा रही होगी। एकदम सही। हवा और गैसें उसके ऊपर से भयानक गति से गुजर रही हैं, जो फ्लूइड डायनामिक्स है। एडिना की असली ताकत ये है कि वह इन तीनों अलग-अलग भौतिक घटनाओं की एक साथ एक ही समय में गणना कर सकता है। मतलब वो एक साथ सब कुछ देख रहा है। हाँ, वो जानता है कि गर्मी बढ़ने से धातु का लचीलापन बदलेगा, जिससे ब्लेड का आकार थोड़ा सा बदलेगा, और उस बदले हुए आकार की वजह से हवा के गुजरने का तरीका भी बदल जाएगा। ये तो एक अंतहीन लूप की तरह लगता है, जहां हर एक भौतिक घटना दूसरी घटना को लगातार प्रभावित कर रही है। बिल्कुल, और यही मल्टीफिजिक्स का असली मतलब है। अब समझ आ रहा है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक और शब्द है जो बार बार आता है, नॉन लीनियर एनालिसिस। ये शब्द ही अपने आप में काफी भारी है। अगर दुनिया में सब कुछ आपस में इस तरह जुड़ा है, तो ये नॉन लीनियर क्या होता है? मैं समझाती हूँ। भौतिकी और इंजीनियरिंग में लीनियर यानी रैखिक का मतलब होता है एक सीधा, साफ और पूर्वानुमानित संबंध। जैसे किसी चीज को खींचना। हाँ, जैसे अगर एक रबर बैंड को थोड़ा सा खींचा जाए और छोड़ दिया जाए, तो वो अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाता है। आप जितना बल लगाएंगे, वो उतना ही खींचेगा। तो ये एक सीधा नियम हुआ, ग्राफ पर एक सीधी रेखा बनाने वाला। सही कहा। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा इन सीधे नियमों से नहीं चलती है। जब चीजें अपनी सीमा के पार जाती हैं, तो वास्तविकता बहुत नॉन लीनियर हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब चीजें टूटने या हमेशा के लिए मुड़ जाने की कगार पर होती हैं, तब गणित के नियम बदल जाते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। मान लीजिए एक लोहे का पेपर क्लिप है। अगर उसे हल्का सा मोड़कर छोड़ दिया जाए तो वो सीधा हो जाता है। ये लीनियर हुआ। लेकिन अगर उसी पेपर क्लिप को बहुत ज्यादा मोड़ दिया जाए तो वो हमेशा के लिए मुड़ जाता है। वो वापस अपनी जगह नहीं जाता। ये मटेरियल यील्डिंग का सबसे सटीक उदाहरण है। क्या यहीं से चीजें नॉन लीनियर हो जाती हैं? बिल्कुल। जब वो पेपर क्लिप स्थायी रूप से मुड़ जाता है, तो उसके अंदर के अणुओं की संरचना बदल चुकी होती है। वो कमजोर हो जाता है। अच्छा, तो इंजीनियरों के लिए यह जानना आसान है कि पेपर क्लिप हल्का सा मोड़ने पर कैसा व्यवहार करेगा। हाँ, लेकिन जब वो मुड़कर एक नए आकार में आ जाता है, जिसे ज्यामितीय नॉन लीनियरिटी कहते हैं, या जब दो अलग-अलग हिस्से आपस में टकराने लगते हैं, तब पुराने सीधे समीकरण काम करना बंद कर देते हैं। और यहीं एडिना काम आता है। एकदम। एडिना का एल्गोरिथम इस पूरी तरह से अव्यवस्थित और अराजक स्थिति को भी गणितीय रूप से सटीकता से बांधने के लिए बनाया गया है। वो बता सकता है कि धातु के टूटने से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से पहले उसके अंदर का तनाव किस दिशा में जा रहा होगा। वाह! और अगर हम इस अराजकता में तरल पदार्थों को भी मिला दें, स्रोत में एफएसआई यानी फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरैक्शन का काफी जिक्र है। हाँ, एफएसआई को समझना ही एडिना की असली क्षमता को समझना है। वहां एरोडायनामिक फ्लटर का एक उदाहरण दिया गया है, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग से जुड़ा है। जब हवा जैसी अदृश्य चीज किसी ठोस धातु से टकराती है, तो यह गणित और भी जटिल हो जाता होगा। बिल्कुल हो जाता है। हवा वैसे तो अदृश्य है, लेकिन तेज गति पर ये एक बहुत भारी तरल पदार्थ यानी फ्लूइड की तरह काम करती है। अच्छा, तो जब एक हवाई जहाज उड़ता है, तो हवा उसके पंखों से टकराती है? हाँ, वो हवा पंखों से टकराकर दबाव बनाती है। इस दबाव से पंख थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ता है। और यहीं से वो लूप शुरू होता है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल। जब पंख मुड़ता है, तो उसका आकार बदल जाता है। आकार बदलने की वजह से हवा के बहने का रास्ता बदल जाता है। और रास्ता बदलने से हवा का दबाव बदल जाता है। एकदम सही। ये नया दबाव पंख को किसी नई दिशा में मोड़ता है। कभी-कभी ये चक्र एक ऐसा खतरनाक तालमेल बना लेता है, जहां पंख बहुत तेजी से बेकाबू होकर ऊपर नीचे फड़फड़ाने लगता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, इसे ही एरोडायनामिक फ्लटर कहते हैं। अगर इसे रोका ना जाए, तो कुछ ही सेकंड में धातु यील्ड कर जाएगी और पंख टूटकर अलग हो जाएगा। तो एडिना इसे कैसे संभालता है?
अडीना एक ही समय में हवा के लिए नेवियर स्टोक्स समीकरणों और ठोस संरचना के लिए न्यूटन के नियमों को चलाता है और हर एक मिलीसेकंड पर दोनों के बीच की जानकारी का आदान प्रदान करता है। ये तो दोनों तरफ से होने वाला एक बेहद जटिल संवाद है। अगर हवा पंख को मोड़ रही है तो मुड़ा हुआ पंख हवा को वापस निर्देश दे रहा है कि उसे अब कैसे बहना है। हाँ, और कंप्यूटर इन दोनों की बातें हर सेकंड लाखों बार सुन रहा है। अगर ये तकनीक इतनी सटीक है कि ये मटेरियल के हमेशा के लिए मुड़ जाने को समझ सकती है, तो कार क्रैश टेस्टिंग में तो इसका उपयोग एकदम चमत्कारिक होगा। कार क्रैश टेस्टिंग शायद नॉन लिनियरिटी और बड़े डिफॉर्मेशन का सबसे शानदार उपयोग है। मतलब जब कार टकराती है? हाँ, जब कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दीवार से टकराती है तो हम नहीं चाहते कि वो रबर बैंड की तरह व्यवहार करे और उछलकर वापस आ जाए। सही बात है। हम चाहते हैं कि उसका आगे का हिस्सा, जिसे क्रम्पल जोन कहते हैं, वो पूरी तरह से मुड़ जाए, कुचल जाए और टूट जाए। क्योंकि अगर कार नहीं मुड़ेगी तो सारी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी सीधे कार के अंदर बैठे यात्रियों के शरीर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही। वो कुचला हुआ धातु असल में टक्कर की ऊर्जा को सोख रहा होता है, लेकिन इस क्रैश को सिमुलेट करना एक दुस्वप्न जैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि टक्कर के दौरान कार का बोनट मुड़कर इंजन से टकराता है, इंजन पीछे खिसक कर फ्रेम से टकराता है। इसे सेल्फ कॉन्टैक्ट एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब सिमुलेशन को हर पल ये खोजना होता है कि कौन सा हिस्सा अब किस नए हिस्से को छू रहा है। हाँ, हर माइक्रो सेकेंड ये देखना होता है कि जो हिस्सा एक सेकंड पहले बहुत दूर था वो अब कहाँ है। अडीना ये सुनिश्चित करता है कि धातु के मुड़ने और ऊर्जा के सोखने की गणना इतनी सटीक हो कि इंजीनियर पहले ही बता सके कि स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर से कितनी दूर जाकर रुकेगा। ये सच में पैसे और समय बचाने से कहीं आगे की बात है। ये सीधे तौर पर जाने बचाने का काम है और मुझे लगता है कि यही चीज बड़े सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लागू होती है। बिल्कुल होती है। जब हम भारी बांधों की बात करते हैं तो पानी दूर से देखने में बहुत शांत लगता है, लेकिन जब लाखों लीटर पानी एक कंक्रीट के बांध पर लगातार दबाव बनाता है तो वो भी एक प्रकार का एफएसआई ही हुआ ना। एकदम सही। वो एक बहुत ही धीमा लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली एफएसआई है। बांधों के मामले में पानी का दबाव लगातार कंक्रीट की दीवारों पर पड़ता है। और कंक्रीट तो बहुत कठोर होता है। कठोर होता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म दरारें आ सकती हैं। पानी का बहाव और उसका दबाव समय के साथ उन दरारों में घुसकर संरचना को भीतर से कमजोर कर सकता है। और अगर भूकंप आ जाए तो? तब तो पानी का दबाव और जमीन का कंपन दोनों एक साथ बांध पर प्रहार करते हैं। अडीना इंजीनियरों को ये देखने की सुविधा देता है कि इन दोनों मल्टी फिजिक्स ताकतों के एक साथ आने पर कंक्रीट का कौन सा हिस्सा सबसे पहले टूटना शुरू करेगा। भारी मशीनों, कंक्रीट और स्टील के अध्ययन से आगे बढ़कर मास्टरिंग मल्टीफिजिक्स का एक हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आप मानव शरीर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मानव शरीर। चिकित्सा क्षेत्र में अडीना का इस्तेमाल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मॉडलिंग और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स। जी। मतलब ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि जो सॉफ्टवेयर लोहे के गर्डर्स और तूफानी हवाओं की गणना कर रहा है वो शरीर के अंदर कैसे काम करता है। मैं बताती हूँ। ये मल्टीफिजिक्स का सबसे जटिल और सूक्ष्म स्तर है। भौतिकी के नियम ब्रह्मांड में हर जगह एक समान लागू होते हैं। जो नियम एक पाइप में बहने वाले पानी पर लागू होते हैं, वही नियम धमनियों में बहने वाले खून पर भी लागू होते हैं। तो यहाँ खून तरल पदार्थ है और नसें संरचना। बिल्कुल, लेकिन चुनौती ये है कि मानव शरीर किसी भी स्टील या कंक्रीट से कई अधिक अजीब व्यवहार करता है। अजीब कैसे? क्या इसलिए कि शरीर निर्जीव नहीं है? एक पुल या कार की धातु की एक तय कठोरता होती है, लेकिन इंसान की नसें तो धड़कती हैं, वे हर पल फैलती और सिकुड़ती हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा अंतर है। एक ठंडी निर्जीव धातु का सिमुलेशन और एक जीवित रबर जैसे लचीले ऊतक का सिमुलेशन, सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच का फर्क कैसे समझता है? सॉफ्टवेयर के लिए ये हाइपर इलास्टिक मटेरियल की एक समस्या है। मानव ऊतक अत्यधिक नॉन लीनियर होते हैं। वे रबर की तरह खिंचते हैं और दिल की हर धड़कन के साथ दबाव सहते हैं। अच्छा। मान लीजिए शरीर में कोई एन्यूरिज्म है, यानी नस की दीवार का कोई हिस्सा कमजोर होकर गुब्बारे की तरह फूल गया है। डॉक्टर अडीना का उपयोग करके यह सिम्युलेट कर सकते हैं कि खून का प्रवाह उस कमजोर हिस्से पर हर धड़कन के साथ कितना दबाव डाल रहा है। और क्या वो दबाव उस दीवार को फाड़ देगा? ये भी पता चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिलता होगा जब शरीर के अंदर कोई बाहरी धातु डाली जाती है, जैसे दिल की नसों में डाला जाने वाला स्टेंट। बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसे सोचने का एक तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए एक पानी से भरा और बेतहाशा हिलता हुआ रबर का फायर होज है और आपको उस बहते हुए पानी के बीचों बीच एक छोटी सी धातु की जाली लगानी है ताकि वो पाइप खुला रहे।
और ये भी ध्यान रखना है कि पाइप फटे नहीं। ये एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। स्टेंट एक धातु का जालीदार ट्यूब होता है। हाँ, जब उसे नस के अंदर फुलाया जाता है तो एक तरफ सख्त धातु होती है जो पीछे की तरफ जोर लगा रही होती है, और दूसरी तरफ बेहद कोमल जीवित नस होती है जो फैल रही होती है। और इन दोनों के बीच से लगातार गाढ़ा खून बह रहा होता है। एकदम सही। ये एक साथ मैकेनिकल संपर्क, मटेरियल नॉनलिनियरिटी और फ्लूइड डायनामिक्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो इसमें चुनौती क्या होती है? इंजीनियरों को ये सुनिश्चित करना होता है कि स्टेंट नस के अंदर जमे हुए प्लाक को तो धकेल दे, लेकिन नस की असली दीवार को कोई नुकसान न पहुंचाए। वाह। इसी तरह कूल्हे या घुटने के प्रत्यारोपण में, जिसे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स कहते हैं, टाइटेनियम को इंसान की हड्डी के साथ जोड़कर ये देखा जाता है कि जब इंसान दौड़ेगा या कूदेगा तो धातु हड्डी पर ऐसा कोई दबाव न डाले जिससे हड्डी ही टूट जाए। ये सब सुनने के बाद एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है। एडिना केवल एक साधारण सॉफ्टवेयर टूल या कोई कैलकुलेटर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जो कंप्यूटर के अंदर चल रही है, जहां भौतिकी के अलग अलग नियम आपस में टकराते हैं, जहां चीजें सीधे तौर पर व्यवहार नहीं करती, जहां धातु कुचलती है या नसें खिंचती हैं, वहां ये तकनीक उन जटिलताओं को हल करके हमें सुरक्षित डिजाइन देने के लिए काम कर रही है। सही कहा। हमारी आधुनिक दुनिया की नींव में इसी सिम्युलेशन का हाथ है। अगर हमारे आसपास की संरचनाएं सुरक्षित है तो वो इसलिए है क्योंकि डिजिटल दुनिया में वे पहले ही हजारों बार अपनी सीमाओं तक परखी जा चुकी हैं। और ज्ञान का सबसे बेहतरीन उपयोग वही है जो अदृश्य रहकर भी हर दिन लोगों की जान बचाए और रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बनाए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार है जो मुझे लगता है इस तकनीक के भविष्य की ओर इशारा करता है। अच्छा, वो क्या? अगर आज हम मतलब गणित और भौतिकी के बल पर कारों के टकराने से लेकर हमारी नसों में खून के बहने तक हर चीज की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर पा रहे हैं, तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हमारे पास ऐसे उन्नत सिमुलेशन होंगे जो पूरी तरह से नए अज्ञात मटेरियल्स का आविष्कार खुद कर सकेंगे? या फिर क्या हम इतने आगे निकल जाएंगे कि हम इस सिमुलेशन का इस्तेमाल करके जैविक विकास की सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे? मतलब कि अगले 1000 सालों में मानव शरीर कैसे बदलेगा? बिल्कुल। जो सफर हमने एक पुल की मजबूती जांचने से शुरू किया था, वो कल हमें प्रकृति के हर रहस्य को सिमुलेट करने तक ले जा सकता है। ये सच में एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता।